तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDC 133 हिंदी आधुनिक कविता का चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में यहाँ पर देखेंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है भारतेंदु उगीन हिंदू कविता के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यानी भारतेंदु जी जो थे उनके टाइम पर काव्य का किस तरह विकास हुआ। जो आपका पहला चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर पूरी तरीके से भारतीय युगीन हिंदू कविताओं के बारे में है और यहाँ पर भारतेंदु जी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या रहता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि। तो आपका यहाँ पर उत्तर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ कैसे लिखते हैं, देखिए। इस काल में साहित्य में बदलाव के पीछे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण भी मौजूद थे। यानी भारतेंदु जी का जो युग था, उस काल में हिंदी कविता में जो परिवर्तन हो रहे थे उसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण भी मौजूद थे। यानी भारतेंदु युगीन जो कविताएं हैं उसके कविताओं के बदलाव में या बदलने में धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक कारण भी मौजूद रहे। भारतेंदु के समय का काल स्वयं भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यानी भारतेंदु युग का जो काल है वह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व परिदृश्य के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या था, इम्पोर्टेंट रखता था। इस युग में नए नए अन्वेक्षण और आविष्कार हुए थे। यानी भारतेंदु युग का जो टाइम पीरियड है उस युग में ना नए नए प्रयोग हो रहे थे, नए नए आविष्कार हो रहे थे। धर्म और दर्शन का नया संस्करण हुआ था। यानी उस टाइम पर क्या हुआ था, धर्म और दर्शन में, यानी इन रिलीजन और दर्शन में नए नए प्रयोग हो रहे थे, उसका नई एक प्रकार से शुरुआत हुई थी। भारतेंदु जी ने नव जागरण का सूत्रपात किया। यानी भारतेंदु युगी जो कविताएं हैं एक प्रकार से कह सकते हो नव जागरण। यानी भारतेंदु जी ने जब कविताओं को लिखना शुरू किया, भारतेंदु का अगर हम युग देखें तो उस टाइम पर क्या हुआ था, समाज में नव जागरण हुआ था, नव संचार हुआ था। यानी समाज में एक प्रकार से पुनर्स्थापना हुई थी समाज की और हिंदी कविता की और हिंदी कविता लेखन की। देशभक्ति, राजभक्ति, धर्म सुधार, देश प्रेम, हिंदी कविता में प्रेम आदि विषयों पर कविताएं लिखकर काव्य की संकीर्ण सीमा का विषय विस्तार किया गया। यानी भारतेंदु युग का जो काल है उस पर उस समय किस प्रकार की कविताएं लिखी गई भी, उस टाइम देशभक्ति की कविताएं लिखी जा रही थी। राजभक्ति यानी राजा की भक्ति जो की जाती है। समाज सुधार यानी समाज में जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, इस प्रकार क्या थी हिंदी कविता में प्रेम को लेकर के बहुत सारी कविताएं, यानी देश प्रेम को लेकर, देशभक्ति को लेकर, समाज सुधार को लेकर, इस टाइप की हिंदी काव्य में कह सकते हैं कि सभी सीमाओं को पार करके इस प्रकार की भारतेंदु युग की जो कविताएं थी उनका लेखन हो रहा था। तो सबसे पहले हम देखें राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही। यानी भारतेंदु युगीन जो कविताएं हैं उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में देखो। सन 1857 में भारत अंग्रेजों के अधीन था। यानी भारतेंदु युगी जी हम कविता का बात कर रहे हैं, उस टाइम भारत क्या 1857 की क्रांति के समय के बारे में चर्चा करें। उस समय इंडिया हमारा देश क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। औद्योगिक क्रांति, भारत के कच्चे माल का प्रयोग इंग्लैंड के आधुनिक उपकरण द्वारा माल के, यानी भारत में क्या होता था कि भारत में जो कच्चा माल होता था उसको इंग्लैंड ले जाया जाता था, ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहाँ पर ब्रिटेन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी थी वहाँ पर क्या होता था, उनको बनाए। यानी बाहर से कच्चा माल ले जा करके अंग्रेज अपने देश में क्या कर रहे थे, नए नए प्रोडक्ट, नए नए उत्पादन को बना रहे थे। अंग्रेजी शासन की शोषण नीतियाँ जॉन ब्राइट द्वारा एनहुड ईयर्स ऑफ कॉमर्स का कहना पड़ा। यानी अंग्रेजी शासन की जो नीतियां थी एक प्रकार से वो क्या कर रहे थे, भारत का भी बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। सन 1857 में जन विद्रोह हुआ। यानी 1857 की आपकी क्रांति आप सबको पता है ना, 1857 में क्या होती, बहुत बड़ी क्रांति होती। ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ से निकल कर रानी विक्टोरिया के हाथों में जल। यानी भारत की जो सत्ता थी 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन जब भारत में 1857 का विद्रोह होता है तो भारत की जो सत्ता थी वह बदल जाती है। अब भारत की जो सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं बल्कि अब यह ब्रिटेन की महारानी यानी इंग्लैंड की संसद के हाथों में वह भारत की सत्ता चली गई थी। सन 1858 को घोषणा पत्र जारी हुआ कि सरकार प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगी। यानी जब 1857 में क्रांति हुई, भारत में क्रांति हो गई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया हमारे देश में। उसके बाद क्या कि ब्रिटेन की महारानी ने लागू किया कि भारत पर
ब्रिटेन का शासन रहेगा और ब्रिटेन अब शासन करेगा और भारत की जनता की भलाई के लिए क्या करेगा, ब्रिटेन बहुत सारी नीतियां जारी करेगा, जनता की भलाई के लिए काम करेगा। रंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी हमारे इस देश में रंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में शिक्षा, योग्यता, कार्य क्षमता के अनुसार भर्ती, यानी अब सरकारी जो नौकरियां होंगी उसमें एजुकेशन के अकॉर्डिंग, कार्य क्षमता किसकी कितनी है, किसमें कितना कौशल है, किसमें कितनी अच्छी बातें हैं, उसके अनुसार क्या होगा, लोगों को भर्ती किया जाएगा, यानी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उसी के अनुसार मिलेगा। इस प्रकार का भारतीय लोगों को आश्वासन दिएगा। देखो भारत में क्या है, पहले विदेशी कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो शासन कर रही थी, लेकिन भारत में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो भारत में शासन को बदल दिया। अब 1857 के में जो हुआ वो क्या बदल दिया गया कि अब यहाँ पर जो कंपनी शासन करती थी उसकी जगह पर ब्रिटेन की महारानी यानी इंग्लैंड की महारानी ने शासन शुरू किया। और महारानी जी ने बोला कि भारत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको नौकरियाँ मिलेंगी, सबकी कार्य क्षमता और जिसकी जैसे क्षमता रहेगी उसी अकॉर्डिंग उसको काम मिलेगा, ठीक है। यानी उन्होंने ब्रिटेन की महारानी ने भारतीय लोगों में आशा का संचार किया। कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना, यानी क्या होती है कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। कहाँ कहाँ पर, कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में विश्वविद्यालय बनाए गए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, यानी यहाँ पर भारत में जब इंग्लैंड का शासन आया तो भारत में 3 विश्वविद्यालय बने, मुंबई में बना, मद्रास में बना और कलकत्ता में बना। और भारत में क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। आगे देखिए, पंजाब, राजपूताना, आगरा और अवध में भीषण अकाल पड़ा, यानी उस सही समय 1857 के बाद क्या होता है कि पंजाब में, राजपूताना यानी हमारा जो राजस्थान का इलाका है, आगरा, अवध में भीषण अकाल पड़ा और बहुत सारे लोग मर गए। कृषि संबंधी सुधार हुआ, जनता पर कई प्रकार की कला, यानी भारत में जब अकाल पड़ता उससे बाद आपने पढ़ा होगा ना इतिहास, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इस प्रकार के अंग्रेजों ने क्या किया, भूमि सुधार किए। और इन भूमि सुधारों के द्वारा भारतीय किसानों पर बहुत प्रकार के क्या कर लिए थे, कर, यानी उन पर टैक्स लगा दिए थे, जनता पर कई प्रकार के कर लगा दिए गए। दूसरी ओर चेचक आदि महामारियों में लोगों मरे जाते हैं। भारत में क्या चेचक महामारी भी फैल रही है, उस एक तरफ से देखो जो अंग्रेज है भारतीय किसानों पर इतना टैक्स लगा दिया, किसानों से टैक्स भी ले रहा, और चेचक जैसी बहुत भयंकर महामारी उस टाइम पर फैल गई थी जिसमें काफी जनता की मृत्यु हुई। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई ताकि अंग्रेजों से देश आ जाए, यानी 1885 में क्या हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। उसका उद्देश्य क्या था, ताकि भारत को आज़ादी दिलाई जा सके, अंग्रेजों के चुंगल से इस देश को आज़ाद कराया जा सके। अगर देखोगे भारतीय युगीन जो टाइम था उस टाइम पर भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार बनी हुई थी। 1857 की क्रांति हो गई थी, देश का जो शासन था वह एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया था। दूसरी हम तरफ देखेंगे, पंजाब, राजपूताना, आगरा और अवध में क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था और यहाँ की जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें बदलाव आया था, किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा था और चेचक जैसी भयंकर महामारी भी फैली हुई थी इस देश में। और अंग्रेज यहाँ पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना था। अब देखेंगे सामाजिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की बनी हुई थी भारतीय हिंदू युग के टाइम पर। देखो सामाजिक पृष्ठभूमि अगर हम स्थिति की बात करें तो लोगों में जाति द्वारा द्वेष बहुत अधिक था, यानी समाज की अगर बात करें तो जातिवाद बहुत ज़्यादा था। भारतीय हिंदू युग जब टाइम चला था, भारतीय हिंदू जी का जब टाइम चल रहा था उस टाइम पर समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा था, जाति को लेकर को, धर्म के लेकर के। समाज में नशाखोरी और अभिव्यार बढ़ा, यानी समाज में हमारे यहाँ पर क्या नशाखोरी और कह सकते हैं कि जो नशा लोग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी। हिंदू मुसलमान में भेद नीति अपन कर अपने कार्य सिद्ध करना चाहते थे, यानी इस देश में क्या हिंदू मुसलमान भी बहुत ज़्यादा, यानी हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों के बीच में एक प्रकार से अगर आप कह सकते हो तो खाई बन गई थी, यानी भारतीय मुसलमानों में और हिंदुओं में एक प्रकार से दूरियां बन गई थी, उनमें गतिरोध बढ़ रहा था। समाज में नारी की दयनीय अवस्था थी, यानी अगर महिलाओं की अगर हम बात करें तो समाज में महिलाओं की स्थितियाँ काफ़ी खराब थी। पर्दा प्रथा के कारण उन्हें घर की चार दीवारी में रहना, यानी महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। पर्दा प्रथा के कारण क्या होता, महिलाओं को चार दीवारी के अंदर ही रहना पड़ रहा था। लड़कियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी उस टाइम क्या होता कि जो लड़कियाँ होती थी उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, कोई देख ही नहीं था कि लड़की को भी पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेती थी उसका विवाह में अड़चन आती। अगर मान लो
पता है 1857 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में कितना क्या होता था। अगर कोई लड़की तो पढ़ाई ही नहीं होती थी, अगर गलती से किसी के माँ बाप ने लड़की को पढ़ा दिया ना तो उस बेचारी की शादी ही नहीं होती थी। कोई लड़का देखने आता था ना, बोलता था पढ़ी लिखी लड़की होगी, हम शादी नहीं करेंगे, वो लड़की हमें ही चला देगी। इस प्रकार की बातें करते थे लोग। ठीक है, देखो समाज में बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, बहु विवाह जैसे कुर्ता, यानी हमारे समाज में बाल विवाह है, कह सकते हैं कि जो बहु विवाह था, दहेज प्रथा, ये सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में जोर शोर से फैली होती है। यानी तो लड़कियों की, जो पढ़ी लिखी लड़कियां थी उनकी शादी नहीं होती थी, जो विधवाएं थी उनकी शादी नहीं होती थी, वो सती हो जाती थी बेचारी, उनको आग में जला दिया जाता था। इस प्रकार की समाज में कई सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हुई थी। कई कई स्त्रियां साथ रखना लोगों की शान और शौकत, यानी कई कई महिलाएं, यानी एक पुरुष जब एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी करता है तो उसे बोलते हैं बहुविवाह। यानी पुरुष जो था वह एक नहीं, एक से अधिक शादियां किया करता था और इसको शान शौकत माना जाता था। वंश वृद्धि और देवी देवताओं की उपासना के लिए नर पशु बलि, यानी देवी को खुश करने के लिए, माता को खुश करने के लिए क्या किया जाता था, नर की पशु की बलि भी दी जाती थी। धार्मिक क्षेत्र में बहुदेवा था, यानी धार्मिक क्षेत्र में देखोगे तो बहुत सारे देवताओं की पूजा पाठ किया जाता था। रूढ़िवाद बहुत ज़्यादा था, नहीं पुरानी जो परंपराएं थी, जो पुराने विचार थे वो बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। आडंबर थे और लोगों की संकीर्ण मानसिकता थी। कर्मकांड यानी अंधविश्वास, पाखंड, ये सभी प्रकार की जो चीज़ें थी वह हमारे समाज में फैली हुई थी। हिंदू मुसलमान में फूट थी, और हिंदू में देखोगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विद्या समाज, सती प्रथा, जातिवाद, मूर्ति पूजा, ईसाई धर्म का प्रसार, रोग बैग आलस्य, हिंदी भाषा में नवसंचार की लहर फैली थी। यानी कह सकते हैं हमारे समाज में एक प्रकार से अगर आप कह सकते हो तो समाज पूरी तरीके से, अगर मैं पूरी भारतीय समाज के बारे में बताऊं तो समाज में कई प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी जो कहीं न कहीं लोगों को अंदर से खोखला और इस देश की नसों को कमजोर कर रही थी। और बाद में क्या होता है कि हिंदी भाषा का समाज में नव संचार की लहर आती, यानी हिंदी भाषा जो होती है सभी क्षेत्रों में अपनी कविताओं के द्वारा हर समाज को शिक्षित करने का और हर समाज को पढ़ने के लिए और हर समाज को बेहतर बनाने के लिए हिंदी कविताओं का उस समय क्या होता है, प्रसार होता है। क्योंकि हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी उसमें क्या होता भैया, जातिवाद है, धर्मवाद है, छुआछूत है, उसमें अच्छे बुरे का छुआछूत होता था। इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी। महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर कोई महिला पढ़ लेती थी उसकी शादी नहीं हो पाती थी। इस समाज में बहुत ज़्यादा पाखंड है, नर पशु बलि है, बाल विवाह, विधवा विवाह, और इस प्रकार की बेटियों की शादी नहीं हो पाती थी जो पढ़ लेती थी। दूसरा हम कह सकते हैं उस टाइम पर एक चीज़ हो रही थी कि रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इस प्रकार की बातें बहुत ज़्यादा फैली हुई थी हमारे समाज में। रूढ़िवादिता हो गए, अंधविश्वास जो था हमारे समाज में भयंकर लेवल पर फैला हुआ था। ठीक है, देखिए अगर साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या बनी हुई, ध्यान दीजिएगा। साहित्यिक पृष्ठभूमि में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई थी, यानी भारतेंदु युग का जो टाइम था, भारतेंदु युगीन जो टाइम था, उस टाइम पर जो साहित्यिक क्षेत्र था उस टाइम क्या हो गया था, शिक्षा में यानी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा भाषा का प्रचार हुआ था, यानी अंग्रेजी जो भाषा थी उसका बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ था। कवियों में कबीर, सूर, तुलसी एवं भक्ति का टाइम, यानी भक्ति आंदोलन का जो टाइम है, अगर कवियों में हम देखेंगे कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, यानी भक्तिपूर्ण रचनाएं की जा रही थी। साथ ही साथ नए नए साहित्यिक गीतों, लोकगीतों की रचना, साथ में साथ नए नए साहित्यिक गीत, लोकगीतों की रचना हो रही थी। लोक कालजयी, खोमटा, करवाहा, ठुमरी, कजली, होली, चैती, बिरहा, इस प्रकार के जो गीत लिखे जा रहे थे हिंदी काव्य साहित्य में, इस प्रकार की कविताओं का लेखन किया जा रहा था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा ये भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा आप लोग। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषता बताइए, यानी भारतेंदु युगीन जो हिंदी कविताएं थी उनकी क्या क्या विशेषता है, उनकी प्रवृत्तियां और उनकी अंतर्वस्तु को बताइए। तो हम इसको देखते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा। भारतेंदु युग में भारत पे अंग्रेजी शासन था, यानी भारतेंदु युगीन जब टाइम चल रहा था उस टाइम पर भारत पर क्या था, अंग्रेजों का शासन था। समाज स्थिर था, अश्रद्धा, जातिवाद, स्त्री शोषण आदि समाज में ग्रस्त था। यानी हमारा जो समाज था, हमारे समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ थी, जातिवाद, छुआछूत, महिलाएं शिक्षित नहीं थी, महिलाओं का शोषण हो रहा था, स्त्री समाज पर ये सारी जो बातें थी बहुत ज़्यादा हावी थी। भारतेंदु युग की नवजागरण
अभिव्यक्ति है। यानी भारतेंदु युग में क्या होता है, एक प्रकार से नव जागरण, यानी समाज को कविताओं के द्वारा एक प्रकार से जागृत और उत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। समाज में फैली हुई बुराइयों को अपनी कविताओं गीतों के जरिए कई सारे जो कवि होते हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए कविताएं लिखते हैं। भारतेंदु युग से पहले भक्ति और श्रृंगार परक रचनाएं, यानी भारतेंदु युग से पहले क्या कैसी रचनाएं होती थी, श्रृंगार की रचनाएं होती थी और कैसी रचनाएं होती थी, भक्ति की रचनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, यानी भक्तिपूर्ण रचनाएं। यह ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। यानी भारतेंदु युग से पहले क्या होती थी, जो कविताएं लिखी जाती थी वो कैसी लिखी जाती थी भाई, ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। भारतेंदु जी के समय काव्य में विषय में चयन में व्यापकता और विविधता, यानी भारतेंदु युगीन का जो टाइम आया तो सर उस टाइम जो कविताएं लिखी जा रही थी उसमें बहुत ज़्यादा चयन हो रहा था और भाषा में व्यापकता, विविधता, श्रृंगार, रीतिबद्धता की कमी आई। राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम और विदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम काव्य में मन में पैदा होने लगी। यानी भारतेंदु युगीन जो टाइम था उस टाइम पर कैसे कविताएं लिखी गई, देश प्रेम की कविताएं, राष्ट्र प्रेम की कविताएं और राष्ट्र प्रेम और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, इस प्रकार की जो कविताएं थी उनका उस प्रकार की कविताओं को लेखन किया जाने लगा। उनका ध्यान सामाजिक समस्याओं और समाधान की ओर भी गया। यानी कह सकते हैं भारतेंदु युगीन जो टाइम है उस समय कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, इस प्रकार की कविताएं खूब लिखी जा रही थी। और जो भारतेंदु युगीन जो के टाइम पीरियड के जो कवि हैं, लेखक थे, उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर भी सबसे ज़्यादा लिखा, क्योंकि हमारे समाज में उस टाइम पर कई सारी कुरीतियाँ, कई सारे रीति रिवाज जो थे हमारे समाज को कमज़ोर कर रहे थे, खोखला कर रहे थे। और उस टाइम हमारे देश पर अंग्रेजी का शासन चल रहा था, इसलिए देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, इसकी कविताएँ बहुत ज़्यादा लिखी जा रही थी। अब हम विशेषताओं की अगर बात करें तो कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो सबसे पहले जो विशेषताओं में अगर देखेंगे कि विशेषता यहाँ पर देखिए, ठीक है, विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है, विशेषताएं देखिए। सबसे पहले देशभक्ति की कविताएं सबसे ज़्यादा लिखी जा रही थी इस शासन काल में। देखिए, देशभक्ति भावना के कारण इन कवियों के विषयक रचनाओं में स्पष्ट है कि उन्हें एक सच्चे देशभक्त की पुकार है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यानी कह सकते हैं कि भारतेंदु युगीन जो कविताएं थी उसकी पहली विशेषता क्या है, इस समय में देशभक्ति से परिपूर्ण बहुत सारी कविताएं लिखी गई देश को जागृत करने की, क्योंकि हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का और हमारे देश को आज़ादी दिलवानी थी। इसी टाइम भारतेंदु युगीन के सभी कवियों ने देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं लिखी, देशभक्ति। दूसरा है राजभक्ति। हमारे देश में ऐसे भी कवि थे जो राजभक्ति किया करते थे, महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में लिखते थे। यानी बहुत ऐसे कवि थे हमारे देश में, बड़े खराब कवि थे, जो इस देश के बारे में नहीं बल्कि इंग्लैंड की महारानी के बारे में, इंग्लैंड के शासन के बारे में कविताएं लिखते थे। वो क्या करते थे, राजभक्ति, ठीक है। पूरी अम्मा की कटोरिया चिंगारी सदा विक्टोरिया राजी, सूरज चंदा प्रकाश जब अहे सूत सिंधु, इस प्रकार की राजभक्ति भी चलती थी। यानी ऐसे भी कवि थे हमारे देश में जो देशभक्ति की बहुत सारी कविताएं लिखते थे और राजभक्ति में इंग्लैंड की जो महारानी होती थी उनकी प्रशंसा में वो लोग भी गीत लिखे। समाज सुधार, तीसरी टाइप की जो हमारी विशेषता है, उस टाइम पर जो कविताएं लिखी गई थी उनमें समाज सुधार किया गया। यानी समाज में, जैसे हमारे समाज में क्या थे, रूढ़िवाद था, छुआछूत था, जातिवाद था, नारी का शोषण हो रहा था, नारी का विरोध हो रहा था, बाल विवाह था, सती प्रथा था, विधवा विवाह था, कन्या भ्रूण हत्या था, बहु विवाह था। इन सभी चीज़ों का विरोध किया गया और इस टाइम के कवियों ने इन सभी प्रकार के विषयों पर उन्होंने देशभक्ति बहुत सारी कविताएं लिखी और उन्होंने इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार की कविताओं को लेखन किया। यानी भारतेंदु युगीन अगर टाइम को अगर हम देखेंगे तो भारतेंदु युगीन टाइम में समाज सुधार को लेकर, क्योंकि हमारे समाज में जातिवाद, छुआछूत, इस प्रकार की जो समस्याएं थी, हिंदू मुस्लिम को एक प्रकार की समस्याएं हैं, नारियों का शोषण था, सती प्रथा थी, कन्या भ्रूण हत्या था, नर पशु बलि थी। इन तमाम समस्याओं के ऊपर भारतेंदु युगीन के जो कवि थे उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और इस समाज में एक नया जीवन का संचार लाने का काम किया। अगली जो है श्रृंगार परक रचनाएं, यानी श्रृंगारों का भी, यानी श्रृंगार रचनाएं भी की जा रही थी। उसमें देखो, रीतिकालीन परिकथा की काव्य में रचना की, यानी इस टाइम पर श्रृंगार की कविताएं, यानी जैसे महिलाओं का श्रृंगार, यानी उसका सौंदर्य बहुत बढ़िया सुंदर है, श्रृंगार की रचनाएं भी हो रही थी। सुंदर रूप के नयन से वारे भूत नहीं क्यों जारे बुझारे, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतेंदु युगीन में श्रृंगार की कविताएं भी लिखी जा रही थी और श्रृंगार रस पर भी बहुत ज़्यादा लेखन किया गया।
भक्ति परक रचनाएं, यानी अब हम देखेंगे भक्ति परक रचनाएं भी बहुत ज़्यादा लिखे हैं। यानी क्योंकि उस टाइम पर मैंने बताया कि हमारा देश क्या था, गुलाम था, तो देशभक्ति की रचनाएं तो हो रही थी, भक्ति परक रचनाएं भी। इस युग में कवियों ने भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। हर लीला सब विध सुनाई, यानी भक्ति काल की भी थोड़ी बहुत झलक हमें देखने मिलती है कि बहुत सारे हमारे ऐसे कवि थे जिन्हें राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, इन भक्तियों पर यानी भगवानों की भक्ति को लेकर के भी कविताएं चल रही थी। भक्ति परक रचनाएं भी भारतेंदु युगीन में कविताओं में हमें देखने को मिलती है। छठा रहेगा प्राचीनता और नवीनता को लेकर के, नए प्राचीनता और नवीनता, नए पुरानी चीज़ों को लेकर भी कविताएं लिखी जा रही थी। कवियों ने हिंदी काव्य की पुरानी परंपरा, सुंदर रूप को अपनाया और नई परंपरा की स्थापना की। यानी जो हिंदी के कवि थे उन्होंने पुरानी जो हमारी परंपरा थी उन परंपराओं को देखा, उन परंपराओं को जाना, उन परंपराओं से सीखा और भारत में भारतेंदु युग में एक नई प्रकार की हिंदी काव्य की परंपरा शुरू होती है और नई नई कविताएं लिखी जाती हैं। देखो, डूबता भारत नथ बोझिग जब जागेगा, यानी भारत जो है कि भारत का जो अभी सोया हुआ है उसको जगाने के एक प्रकार से हम कह सकते हैं भारतेंदु युगीन कविताओं में अगर देखेंगे तो प्राचीनतम और नवीनतम का भी मिश्रण था। यानी पुरानी चीज़ों को भी हम लेकर चल रहे थे और उसके साथ साथ उसमें नई नई चीज़ों को भी हम मिला रहे थे। अब अगला जो हमारा रहा निज भाषा प्रेम क्या था, सातवां के पॉइंट क्या रहेगा आपका, निज भाषा प्रेम। देखिए, इस काल के कवियों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया और हिंदी प्रचार प्रसार का विशेष ध्यान दिया। यानी इस टाइम पर क्या था कि जो हमारे कवि थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया, विदेशी भाषा का हमारे कवियों ने विरोध किया और बल्कि हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और हिंदी को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, यानी व्यक्ति का विकास अपनी ही भाषा में हो सकता, कोई दूसरी और विदेशी भाषा आपका विकास नहीं कर सकती। हिंदी संस्कृति से प्रेम था, यानी कह सकते हैं कि इस टाइप जो कविताएं लिखी जा रही थी उसमें हिंदी जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, हिंद संस्कृति से प्रेम के कविताएं लिखी जाती हैं। देखो, भारतेंदु जी के समय में राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम और भाषा प्रेम की स्वदेशी वस्तुओं के प्रति कृतियों में मन में पैदा होने लगा। इनका ध्यान सामाजिक समस्याओं पर करने लगा। यानी भारतेंदु युग के टाइम पर राष्ट्र प्रेम की कविताएं, देश प्रेम की कविताएं, भाषा प्रेम की कविताएं और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बहुत प्रकार की कविताओं का लेखन किया गया। हमारे समाज में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए कविताओं का लेखन किया जा रहा था ताकि समाज में जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो सके। सदा रखे दृढ़ हाय मन यह निज सोचत हिंदुपन, यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिंद संस्कृति, यानी हमें अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी सभ्यता को जानें, अपने रीति रिवाज को जानें, इसको लेकर के बहुत प्रकार की कविताएं लिखे। हास्य व्यंग्य की भी कविताएं लिखी जा रही थी। तो देखिए, भारतेंदु युग में अनेक ऐसे भी सहयोगी कवि थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के पश्चात संस्कृति की कुरीतियों पर व्यंग्य किए। यानी कह सकते हैं कि हमारे देश में भारतेंदु युग में ऐसे बहुत सारे कवि थे जो सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किया, सामाजिक समस्याओं पर हास्य के जरिए कटाक्ष किया। यानी हास्य व्यंग्य और कटाक्ष की भी कविताएं बहुत ज़्यादा लिखी जा रही थी। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्य कटाक्ष की भी कविताएं बहुत ज़्यादा लिखी जा रही थी ताकि समाज में हास्य के जरिए एक प्रकार से हम जागरूकता लाएं ताकि हमारा समाज उन्नति कर सके और बेहतर हो सके। प्रकृति चित्रण भी इस समय हमें देखने मिलता, यानी ऐसे बहुत कवि थे जो प्रकृति का सौंदर्य बताते थे कि पेड़ कैसे हैं, झरने कैसे हैं, झील कैसे हैं, इस प्रकार की भी कविताएं लिखी जा रही थी। ध्यान दीजिए, इस युग में कवियों ने पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा प्रकृति के स्वतंत्र रूपों का चित्रण किया। यानी इस समय क्या होता है कि पहले के जो कवि थे जिस प्रकार वो प्रकृति का चित्रण करते थे उस टाइप नहीं, बल्कि इस भारतेंदु युग के टाइम में जितने भी कवि थे उन्होंने क्या किया, प्रकृति जो हमारी थी उसका विशेष रूप से चित्रण किया। भारतेंदु युग में गंगा वर्णन, रूपों का वर्णन इस काल में हमें देखने को मिलता है। अब ये देखेंगे इत्र रस पे भी कविताएं लिखी जा रही थी। यानी इस टाइम पर अगर हम रसों की बात करें तो कई सारे रसों पर कविताएं लिखी जा रही। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व के दो रूप हैं, एक है भक्ति और दूसरा है कवियों का रस। यानी इस टाइम पर भक्ति रस की कविताएं और देश प्रेम भक्ति की रस की कविताएं बहुत ज़्यादा लिखी जाती है। भारतेंदु शांति एवं श्रृंगार के कवि थे। अगर हम भारतेंदु जी की बात करें, अगर हम यहाँ पर भारतेंदु जी थे वो राष्ट्र प्रेम की कविताएं, देश प्रेम की कविताएं और कह सकते हैं कि वो भारतेंदु जी थे वो श्रृंगार रस के कवि थे, श्रृंगार रसों का राजा था। यानी भारतेंदु जी को श्रृंगार के रसों का राजा बोला जाता है। उनके रसों में अगर देखें, भारतेंदु जी शांत और श्रृंगार रस के कवि हैं। उनके रसों
का राजा बोला जाता। राजा कुंज मंदिर आनंद भरी बैठे श्याम, श्यामा संग रंगीन अंजू अनुराग। अब लिखेंगे मुक्तक भी लिखे जाते हैं, यानी भारतेंदु युगीन जो कविताएं थी उनमें क्या अगर हम देखेंगे तो मुक्तक भी काफ़ी लिखे जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा मुक्तक क्या है। मुक्तक ऐसी काव्य रचनाएं हैं, मुक्तक क्या होती है, मुक्तक ऐसी काव्य रचनाएं हैं जिनमें कोई बंधन नहीं रहता है। कजरी है, होली है, दादरा है, ठुमरी है, लावनी है, गजल है, पुरखी है, इस प्रकार के 12 मासा जो होता है, इस प्रकार के मुक्तक भी लिखे जाते। जो हमारे घर परिवारों में जैसे लड़के बच्चे का जन्म होता है तो जैसे कजरी है, लोरी है, या जो गाए जाते हैं, जो शादी ब्याहों में, शादी ब्याह में गाए जाते हैं, या बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं, इस प्रकार के मुक्तक भी लिखे जा रहे थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से दो। भारतेंदु के काव्य भाषा और शिल्प को बताएं, यानी भारतेंदु युगीन जो कविताएं थी उनका काव्य कैसे था और उनका भाषा शिल्प यानी संरचना शिल्प यानी भाषा शैली कैसी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाषा शैली किस प्रकार की थी, यानी भारतेंदु युगीन जो कविताएं थी उनकी भाषा शैली यानी संरचना शिल्प पर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। तो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारतेंदु युगीन भाषा शैली संरचना शिल्प को बताइए। तो उसको देखें, सबसे पहले यहाँ पर आंसर देखिए क्या लिखा। भारतेंदु युगीन काव्य में शिल्प विधान निम्न प्रकार का। सबसे पहले हम भाषा शैली देखते हैं, यानी भारतेंदु युगीन जो कविताएं थी उनमें भाषा और शैली किस प्रकार की थी। देखिए भाषा शैली, भारतेंदु युग से पूर्व ब्रज भाषा और अवधि को ही काव्य का उपयुक्त माना, यानी भारतेंदु युग से पहले ना ब्रज भाषा और अवधि में ही ज़्यादातर कविताएं लिखी जा रही थी और इनको ही हिंदी कविताओं में माना जाता था। रीति में तो खड़ी बोली का भी रचना होती थी, यानी रीति काल में क्या था कि खड़ी बोली की भी कविताएं होती थी, लेकिन रीति काल में छंद अलंकार और चमत्कार जन सम्मान से दूर था। यानी रीति काल में क्या था, जैसे छंद होते हैं, अलंकार होते थे, इस प्रकार की जो चीज़ें थी उनका यूज नहीं हो रहा था। भारतेंदु ने मार्ग यथार्थ व्यर्थ विथ के स्थान पर मर्रम सरथस और विधि विरह का प्रयोग किया, यानी कहते हैं भारतेंदु युग में किस प्रकार की कविताएं लिखी गई। देश प्रेम की कविताएं लिखी गई, राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी गई, राजभक्ति की कविताएं लिखी गई और सामाजिक समस्याओं के ऊपर उन्होंने लिखा। यहाँ पर कह सकते हैं कि सिर्फ ब्रज भाषा और अवधि में नहीं बल्कि हिंदी भाषा में कविताओं का लेखन किया गया, क्योंकि उस टाइम पर देश को अंग्रेजों के चंगल से गुलाम करवाना था। तो उस टाइम के कवियों ने हिंदी में कविताएं लिखी, यानी हम कह सकते हैं खड़ी बोलने में कविताओं का लेखन किया जा रहा था। और भारतेंदु युग की जो कविताएं थी उनमें तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हो रहा था। किस तत्सम तद्भव का भी प्रयोग होते थे। भारतेंदु जी की काव्य की रचनाओं में अगर देखेंगे तो तद्भव शब्दों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अप्रचलित शब्द जैसे हैं बयाना है, सियार है, चौकस है, लोचन है आदि शब्द का प्रयोग था। इसमें सवैये में काव्य में मार्गना यथार्थ मार्ग विथा बिरा तत्सम शब्दों का भी प्रयोग खूब देखने, यानी भारतेंदु जी की जो काव्य रचना अगर हम देखें तो वह तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी खूब करते हैं। उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने में भारतेंदु जी की जो कविताएं हैं उनमें हमें कैसे उर्दू का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिला। हीरा मोती पन्ना मणिक कनक मुकुट दनिसामी खान पान नछत तमस लाख इस आराम सभी, यानी उदाहरण के लिए खाना पीना तामस ऐश आराम लाख आदि उर्दू के शब्द, यानी भारतेंदु जी की जो कविताएं हैं उनमें उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हमें यानी भारतेंदु जी की जो कविताएं हैं उस समय हमें अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिला। जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हास्य व्यंग में संबंधित था, जैसे लंगा दुपट्टा नीक लगे नहीं मन मुझसे गावे गई नहीं देख, यानी एक प्रकार से कहते हैं हास्य व्यंग के। यानी भारतेंदु जी जो कविताएं थी तत्सम तद्भव उर्दू के शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। अगला जो है स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा, यानी भारतेंदु युगीन जो कविताएं थी उस टाइम पर क्या रहा था कि स्थानीय जो शब्द होते हैं, ठीक है, स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पांचवा देखिए स्थानीय शब्दों का प्रयोग। गीतों में स्थानीय बनारसी शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। कनक गुसैया गई अखियाँ कैसे छिपाऊं छिपत नहीं सजनी, यानी इस प्रकार के स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी हमें बहुत ज़्यादा। मुक्तक का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। अगला क्या है मुक्तक। ठीक समय देखो, मुक्तक ऐसी काव्य रचना है जिसमें कोई बंधन नहीं रहता है। कजरी होली दादरा ठुमरी इस प्रकार के जो होते थे मुक्तक की भी रचनाएं बहुत ज़्यादा होती। रसों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा था। भारतेंदु के व्यक्तित्व के दो रूप हैं, एक है उनका भक्ति, दूसरा है भारतेंदु का सुखपात। इस टाइम का क्या होता था कि रसों का जैसे हास्य रस कह सकते हैं कि
कि देशभक्ति की भावनाएं लिखी जाती, यानी वीर रस की जो कविताएं थी वह ज़्यादा लिखी जाती। अब छंदो विधान क्या था, अब आप देखेंगे यहाँ पर छंदो विधान अगर हम देखेंगे कि भारतेंदु युगीन जो कविताएं थी उनमें अगर हम छंदो विधानों की चर्चा करें तो ध्यान से दिखा, छंद, दोहे, काव्य, सवैया, चौपाई, पद, इस प्रकार की सोरठा लिखे जा रहे थे। उर्दू तथा लोकगीतों में छंदों का प्रयोग किया जाता था। लावनी, कजरी, होली, बारामासी, गली, सोहर, चैती आदि छंदों का प्रयोग हो रहा था। अगर दोहे यहाँ पर जैसे दोहे लिख रखे हैं, चंद्रभान, नृप, नंदनी, चंद्रनील, सुखारी। लावनी, लावनी का जैसे यहाँ पर लिख रखा है, बीत चली सब रात न आए अब दिन की जानी, खड़ी अकेली गहत रह गई बस रह पानी। कजली, कजरी जैसे यहाँ पर लिख रखी है, प्यारी झूलन पधारे झुकी हैं आई बदरा, ओढ़े सुखवत धनुरी तोपे श्याम चदरा। होली जैसे यहाँ पर लिखे, कवियों ने विभिन्न पर्वों के जैसे श्रृंगार भक्ति देश में, यानी कह सकते हैं कि होली कैसे, यानी जो हमारे कवि थे वो तमाम तरह के जो हमारे रीति रिवाज होते थे, जो हमारी परंपराएं होती थी, उस प्रकार की उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। भक्ति की कविताएं भी बहुत ज़्यादा लिखी जा रही थी। हम चकर राधा रानी के विशुद्ध श्रृंगार भी लिखा जा रहा था। तेरे आँखिया में चार बसे गोरी, देश 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 दशा की भी जुगिर ध्यान, यानी इस प्रकार की अगर कविताएं देखोगे आप तो कजरी है, होली है, देशभक्ति की कविताएं, राष्ट्र प्रेम की कविताएं, भक्ति की कविताएं जो थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लिखी जा रही थी, या इन प्रकार की कविताओं का बहुत ज़्यादा जोर शोर से चल रहा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। इस पर देखें भारतेंदु युगीन का जीवन परिचय कैसा है, उनका जीवन परिचय अगर देखेंगे और भारतेंदु का आगमन कैसे हुआ, ठीक है, भारतेंदु युग कैसे आया और भारतेंदु जी का जीवन परिचय ध्यान से देखिएगा। आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में काशी के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था, यानी भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था वह काशी में एक हुआ था और 1850 में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद था, जो गिरधर दास के नाम से कविताएं लिखते थे। घरेलू परिस्थितियों और समस्याओं के कारण भारतेंदु जी की शिक्षा व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हुई। उन्होंने कविता वाचन सुधा हरीश मैगजीन पत्रिका में संकलित किया, यानी उन्होंने मैगजीन और पत्रिकाओं के लिए अपनी कविताओं को लिखना शुरू किया। क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण उनकी अल्पायु, यानी क्षय रोग होता है, भारतेंदु जी को क्षय रोग होने के कारण उनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई थी। 1885 में इनका देहांत हो, यानी भारतेंदु जी का 1885 में देहांत हो गया था। अब इनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन से भारतेंदु जी की, भारतेंदु जी कवि, नाटककार, इतिहासकार, समालोचक, पत्र संपादक आदि थे। गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी की कविताओं को जनक माना जाता। उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, भक्ति भावना और श्रृंगार को लेकर के अपनी सभी विषयों पर उन्होंने कविताएं, कालजयी कविताएं लिखी, जिनका भी हम आज पढ़ते रहते हैं। उनकी कृतियां कौन कौन सी, यानी उन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं, तो कृतियां पर अगर हम उनकी कृतियों पर देखें तो कौन कौन सी उनकी कृतियां रहीं, तो सबसे पहले अगर उनकी कृति देखेंगे, काव्य संग्रह कौन कौन से, प्रेम मधुरी है, प्रेम लता है, प्रेम सरोवर है, प्रेम मलिका है, प्रेम लाप है, तन्मय लीला है, दान लीला है, भारत वीरता है आदि प्रकार के उनके प्रमुख प्रमुख काव्य हैं जिन्होंने लिखा है। भारतेंदु जी ने नाटक कौन कौन से लिखे हैं, वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत देवंती, नील देवी, इस प्रकार के भारतेंदु जी ने नाटकों को भी लिखा है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। भारतेंदु जी के उपन्यास कौन कौन से हैं, पूर्व प्रकाश और चंद्र प्रकार आदि उन्होंने क्या लिखे हैं। अब देखेंगे भारतेंदु जी की भाषा और शैली कैसे है, यानी भारतेंदु जी कविताएं लिखे थे उसमें वो किस प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने खड़ी बोली को अपना करके उन्होंने पद्य ब्रज भाषा का प्रयोग, यानी भारतेंदु जी ज़्यादातर जो कविताएं लिखते थे वह खड़ी बोली और कभी कभी वह ब्रज भाषा का भी प्रयोग करते थे। अपने काव्य में उन्होंने मुक्त छंद शैली, यानी उन्होंने मुक्त छंद शैली का प्रयोग किया है। गद्य में वह भावनात्मक शैली, और यानी गद्य में अगर देखोगे तो वह भावनात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग करते हुए हमें देखते हैं। हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का स्थान क्या है, यानी हिंदी साहित्य में अगर देखेंगे तो भारतेंदु जी का स्थान पर अगर देखें, इनका विलक्षण प्रतिभा के कारण, यानी भारतेंदु जी में विलक्षणी प्रतिभा थी, बहुत प्रतिभावान थे और बहुत ज्ञान थे, और उन्होंने समाज सुधार के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी, यानी इनका हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान है। विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें इनके समकालीन युग के हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से, यानी भारतेंदु जी भी जब कविताएं लिख रहे थे उस टाइम
जितने भी कवि थे इनसे प्रेरित होकर के कविताएं लिख रहे थे। इनकी कविताओं की जो छाप थी वह सभी कवियों पर दिखाई देती है। इसीलिए भारतेंदु युगीन जो भारतेंदु जी कविता लिख रहे हैं, उस टाइम के समकालीन जितने भी कवि थे उनको भारतेंदु युगीन कवि के रूप में बोला गया है, या भारतेंदु युगीन कवियों के रूप में हम उनको जानते हैं। तो पहला चैप्टर आपका यही था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप बोलेंगे तो इसका लिंक, जिसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप टेलीग्राम पर भी जाकर के आप इसको देख सकते हैं। आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे वहां पर अगर आपको क्या सर्च करना है, अध्ययन एजुकेशन सेंटर, अध्ययन हिंदी में लिखना, एजुकेशन सेंटर इंग्लिश में लिखना। जब आप इसको सर्च करेंगे तो वहां पर हमारा चैनल आ जाएगा, और जैसे यहाँ पर चैनल देख रहे हो ना, लोगो लगा हुआ है और वहां पर लगा हुआ, वैसे आपको वहां पर मिल जाएगा। एक PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सर्च क्या करना है, अध्ययन एजुकेशन सेंटर, जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही सर्च करके देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।